पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। आपकी गवर्नमेंट ने कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्दी की है। जी हाँ, कैसे? जो आपने कनेडियन और अमेरिकन सिटीजन्स को अपनी एम्बेसी के थ्रू एस्पियोनाज करके कत्ल करवाया है, ये दहशतगर्दी होती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड। हमने ये कहा है कि मोदी द बुचर ऑफ गुजरात, ए डिक्लेयर्ड टेररिस्ट जिसके वीजास डिनाई करता था अमेरिका, वो आपका प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। अरे ध्रुव राठी साहब, आपसे इस जहालत की उम्मीद यार कैसे हो सकती है हमें? ऑपरेशन सिंदूर किस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के अंदर रह के हुआ है? किसी भी मुल्क के ऊपर इस तरह का हमला सीधी सीधी जंग है। तो आपने तो खुद जंग का न्योता दिया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने फौरन इस अटैक की मजम्मत की और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया को दावत दी कि किसी भी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप तफ्तीश कर लें। अगर पाकिस्तान इस हमले में मुलविस नजर आता है तो हम सजा के हकदार हैं। आप सच क्यों नहीं बोलते कि आपका दहशतगर्द वजीर आजम मोदी, बुचर ऑफ गुजरात, खुद इंडिया में दहशत गर्दों को पालता है, खुद हमले करवाता है और पाकिस्तान 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 कह के ड्रामा लगा के इंडियन अवाम को फुद्दू बना के दोबारा वजीर आजम बन जाता है। ये गौर से पढ़ें ध्रुव राठी साहब, पढ़ना आता है ना? इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे चवल मारी है वो सीधा सीधा जंग का ऐलान है। अमेरिका ने 2010 में इसे भी डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका ने 2010 में इसे भी डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया था। उसके पीछे कारण था कि 2008 में इंडिया में किए गए हमलों के पीछे ये जिम्मेदार था। अभी यही अब्दुल रऊफ एक फोटो में देखा गया जहां वो मारे गए आतंकवादियों के लिए फ्यूनरल प्रेयर्स लीड कर रहा था। और उसी फोटो में पीछे खड़े हुए दिख सकते हैं पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल्स। वहां जो कॉफिन्स हैं उन पर पाकिस्तान का झंडा भी लगा है। यानी इन आतंकवादियों को स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है। तो सोचिए ये पाकिस्तानी स्टेट के बारे में क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, पिछली तस्वीर में जो मैंने आपको शख्स दिखाया वो अब्दुल रऊफ दहशतगर्द नहीं है, बल्कि वो एक आम पाकिस्तानी सिविलियन है जो कि आम पाकिस्तानी सिविलियंस का जनाजा पढ़ रहा है। लेकिन मैंने आपका कैसे झूठ बोल के ब्रेन वॉश कर दिया कि सामने जो मैयतें पड़ी हुई हैं वो दहशतगर्दों की हैं और जो जनाजा पढ़ा रहा है वो भी अब्दुल रऊफ दहशतगर्द है। और पाकिस्तानी आर्मी इतनी अक्लमंद और समझदार है कि बाकायदा उनकी तस्वीर खिंचवा के इंटरनेशनल मीडिया को दे भी रही है। भारी मिस्टेक हो गया सर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो हमेशा फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैंने सरासर तकरीबन सारे के सारे झूठ क्यों बोले। मैं खुद अपनी पिछली वीडियोस में कहता रहता था कि इंडियन मीडिया को, इंडियन चैनल्स को फॉलो मत करें, वो झूठ बोलते हैं। और लोगों को गुमराह करना, देश के सभी न्यूज चैनल्स को देखना इमीडिएटली बंद कर दीजिए। गोदी मीडिया एंकरों से इतनी सिंपल बात नहीं पूछी जा रही कि जिस जगह इतने सारे टूरिस्ट जमा थे वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आज तक चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये कहने की कोशिश की तो उनकी बात को बीच में ही काट दिया गया। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहाँ पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बल की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब मजाक। वैसे तो मैं अपनी हर एक वीडियो में मोदी 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 गोदी गोदी मीडिया कहता रहता हूँ, लेकिन अपनी इस वीडियो में मैंने मोदी का नाम तक नहीं लिया। दोस्तों, मेरी आप ये वीडियो देख के जरूर सोच रहे होंगे कि इस बार तो ध्रुव राठी इंडियन मीडिया के कार्टून्स को भी पीछे छोड़ गया। आप सोच रहे होंगे कि ध्रुव राठी में ऐसा बदलाव क्यों? तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी हर वो चैनल बैन कर रहा है जो कि उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है। उसने ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत से चैनल्स को बैन कर दिया है। तो अगर इस बार भी मैं सच बोलता और मोदी को एक्सपोज करता तो मेरी रोजी रोटी पे लात पड़ जानी थी। आप मेरे चैनल के एनालिटिक्स देखें, उसमें तकरीबन 80 से 90% इंडियंस हैं जो मुझे देखते हैं। तो अगर इस बार भी मैं सच बोल देता और मोदी को एक्सपोज कर देता कि इस सारी साजिश के पीछे मोदी खुद है जिसने वोट लेने के लिए ये सब कुछ रचाया, तो इस दफा उनके पास एक मौका भी था। उन्होंने मुझे सिर्फ देशद्रोह कह के मेरा चैनल भी बैन कर देना था और मेरे खिलाफ प्रोपोगेंडा भी शुरू कर देना था कि ध्रुव राठी एक देशद्रोह है जो जंग के वक्त भी दुश्मनों का साथ दे रहा है। पर्सनल ग्रज, एक अंधभक्ति और एक सॉफ्ट हिंदुत्व नैरेटिव को प्रोपेगेट किया उनकी लेटेस्ट
वीडियो के। इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप टीआरएफ ने। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। अभी जो मैंने आपको दिखाया कि जिसमें टीआरएफ क्लेम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है पहलगाम अटैक की, वो सब झूठ है, फेक है, इंडियन मीडिया का नैरेटिव है। कहीं भी टीआरएफ ने उन हमलों की जो पहलगाम में हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। एक सबूत ध्रुव राठी ने नहीं दिया। एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन जो बाय द वे मकबूजा कश्मीर में है, उन्होंने क्लेम किया कि हमने ये किया है, और ध्रुव राठी और इंडियन मीडिया ने कहा कि ये बेसिकली लश्कर-ए-तैयबा का या जैश-ए मोहम्मद का शैडो आउटफिट है, बेस्ड अपॉन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। ऐसे तो नहीं होता ना मेरे भाई। The investigations are on, so we'll have to wait for the progress. Obviously, when we make progress, we'll keep you updated. दोस्तों, एक ऐसा दहशतगर्दी का अटैक जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, खुद इंडिया के अपने मुताबिक वो उसको बुनियाद बना के ऑपरेशन सिंदूर कैसे कर सकती है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी, जिसे सरेआम मुसलमानों का कत्लो गारत करने की वजह से बुच्चर ऑफ गुजरात का खिताब दिया गया, जिसकी एंट्री यूरोप में बैन थी वजीर आजम बनने से पहले तक, उसी बुच्चर ऑफ गुजरात को, उसी मुसलमानों के सरेआम कातिल को, उसी कंफर्म दहशतगर्द को इंडियन अवाम ने 2014 से अपना वजीर आजम बनाया हुआ है। तो चले आए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि मैंने इस वीडियो में सिर्फ अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए कैसे लोगों को गुमराह किया है, मैनिपुलेट किया है, अपनी हिपोक्रेसी शो की है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। शो करते हैं कि भागलपुर के अंदर दहशतगर्द तंजीमों का अड्डा है और मुरीद के अंदर दहशतगर्द तंजीमों का अड्डा है, लेकिन उन्होंने एक भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट नहीं दिखाया जिस बात की तस्दीक करता। 51 लोग टोटल शहीद हुए हैं पाकिस्तान की साइड में, जिसमें से 40 सिविलियंस शहीद हुए और 11 मिलिट्री पर्सनल शहीद हुए, और इंडिया की साइड के ऊपर 21 लोग कत्ल हुए हैं जो सिविलियंस हैं, और 5 मिलिट्री ऑफिशियल्स कत्ल हुए। ये ना पाकिस्तान की कोई मीडिया एजेंसी कह रही है ना इंडिया की, ये इंटरनेशनल प्रेस बता रही है। ध्रुव राठी साहब, आपके ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था? दहशतगर्दों को मारना, यही मकसद था ना? तो क्या आप अपने मकसद में कामयाब हुए? क्या आपने दहशतगर्दों को मारा? अगर मारा है तो दिखाओ, किन दहशतगर्दों को मारा आपने? कोई एक सबूत दिखाओ, कोई एक इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट दिखाओ। इंडियन बार बार यही कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों को मारा, दहशतगर्दों को मारा। दोस्तों, इनके ख्याल से ये बच्चे दहशतगर्द हैं, ये औरतें दहशतगर्द हैं, ये सिविलियंस, ये मस्जिदें, ये सब कुछ दहशतगर्द है। अरे ध्रुव राठी साहब, आपने तो एक आम पाकिस्तानी को दहशतगर्द अब्दुल रऊफ बना दिया है बगैर तस्दीक के। ध्रुव राठी साहब, आप तो यहाँ पे अर्नब गोस्वामी को भी पीछे छोड़ गए, जिसने पता नहीं कितने F-16 तैयारे गिरा दिए, शायद कागज के बना के खुद ही गिरा दिए। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। एक सेकंड, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। क्या बात करता है? क्या जोक मारा भाई? करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले, क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। वो कैसी आर्मी है जो बच्चों, खवातीन और सिविलियंस के ऊपर हमला करती है? जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले, क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? नहीं, कह दो कि ये झूठ है। ध्रुव राठी से सवाल है, खालिस्तानी टेररिस्ट है, नक्सलाइट टेररिस्ट है, मणिपुर में जो हक मांग रहे हैं वो टेररिस्ट हैं, फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो टेररिस्ट हैं, मकबूजा में जो लोग हक मांग रहे हैं, जिनको आप डंडे मारते हैं, जिनके ऊपर आप शेलिंग करते हैं, जिनके ऊपर आप रबर बुलेट्स मारते हैं, जिनके ऊपर आप छोटे बराज बुलेट्स मारते हैं, तो वो क्या है? पेशावर स्कूल मैसेकर याद है 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला, जहां कम से कम 132 मासूम बच्चों की जान गई थी। To the latest on that school tragedy in Pakistan, the death toll from the Taliban's horrifying attack topping 140, almost all of them young students. पाकिस्तान के ही देश के एक आतंकी संगठन TTP ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी। ध्रुव राठी साहब,
आपने तो यहाँ पे अपने ही खिलाफ सबूत दे दिया। अगर पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्दों को पालती है तो वही दहशतगर्द पाकिस्तानी आर्मी के अपने ही बच्चों को क्यों शहीद कर देती है? क्योंकि तब पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्दों का सफाया कर रही थी, तो दहशतगर्दों ने बदला लेने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के बच्चों को टारगेट बनाया। चाहे AI से पूछ लो, चाहे विकिपीडिया से जाके पूछ लो कि जब से पाकिस्तान और इंडिया बना तब से लेके आज तक किस मुल्क में ज्यादा दहशतगर्दों के हमले हुए हैं, पाकिस्तान या इंडिया? तो आपको जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान में ज्यादा दहशतगर्दों के हमले हुए हैं। यानी कि एक तरफ एक बंदा कह रहा है कि एक सरकार को टेररिज्म के मामले में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन लेटर ऑन अपनी वीडियो में वो ये इस्टेब्लिश कर रहा है कि सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान विलन भी है और विक्टिम भी है। पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि ओसामा बिन लादेन के बारे में उन्हें कुछ भी पता है, और फिर पकड़ा गया ओसामा पाकिस्तान आर्मी बेस के पास एक मिलिट्री कैंप में। रही बात ओसामा बिन लादेन की, तो जिस तरह मुंबई हमलों में, पुलवामा अटैक में, पहलगाम अटैक में और इसी तरह के अनगिनत दहशतगर्दों के हमलों में इंडियन इंटेलिजेंस फेल हो गई थी, उसी तरह पाकिस्तानी इंटेलिजेंस भी फेल हो गई थी कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बैठा हुआ है। अरे ओसामा बिन लादेन के आगे तो अमेरिकन इंटेलिजेंस भी फेल हो गई थी। और इस ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी काफी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से, जिसके आधार पर इंडिया ने एक्ट किया। नहीं तो इंडिया क्यों एक्ट करता? क्या ही चाहिए भारत को पाकिस्तान से आखिर? ध्रुव राठी साहब, ऐसे जहालत वाले सवाल की आपसे उम्मीद नहीं थी। मैं बताता हूँ कि इंडिया को क्या पड़ी है। इंडियन सियासत को वोट चाहिए, इंडियन मीडिया को कमाई चाहिए, बॉलीवुड को कमाई चाहिए। आप जाके किसी भी हिंदू को पूछ लो, उसके दिल में आज भी भारत माता के टुकड़े होने का दर्द है, गम है, और उसी वजह से वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, इतना कि उनको खत्म कर देना चाहते हैं। और उसके ऊपर तेल छिड़कता है आपका मोदी, बुच्चर ऑफ गुजरात। ये ट्वीट देखो, ये हर हिंदू की मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बयान करता है। वो भी चाहते हैं कि एक दूसरा गजा पाकिस्तान बन जाए। और ये ट्वीट कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हिंदुओं के दिलों में यही नैरेटिव है। और उसका सबूत भी ये है कि इंडिया की मदद के लिए इस्राएली तैयारे आते हैं, क्योंकि इस्राइल कामयाबी के साथ गजा में यही नैरेटिव लेके वहां पे बमबारी करके मासूम हजारों बच्चों और खवातीन को मार रहा है। हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो कोई वॉर क्रिमिनल नहीं है, टेररिस्ट नहीं है। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर, जो हकीकी मालिक है मुल्क के, तो वो भी टेररिस्ट नहीं है। लेकिन आपका प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। गुजरात के राइट्स के बाद अमेरिका उसका वीजा डिनाई करता था कि ये टेररिस्ट है, ही इज ए थ्रेट टू रिलीजियस फ्रीडम्स। तो ओपन एंड शट बात है, बल्कि बरखा दत्त तो ये रिपोर्ट भी करती थी। तो आपके मुल्क का लीडर टेररिस्ट है, और आपको पता है आपके मुल्क के लीडर की सिमिलैरिटी किस बंदे से जाके मिलती है? बेंजामिन नेतन्याहू से, जो ओहदे में आके लोगों का कत्लेआम कर रहा है। तो मेरे भाई ध्यान कीजिए जब आप पूरी कौम को टेररिस्ट कह दें। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपका ये इल्जाम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल। लेकिन आपकी आवाम तो खुद जानते बूझते एक कसाई को, दहशतगर्द को 2014 से वजीर आजम बनाती आ रही है। जो कुर्सी का नशा होता है ना, एक बार जिसको लग जाता है वो कुछ भी करवा सकता है। जी हाँ, आपके दहशतगर्द कसाई ने खुद ही पहलगाम में ये अटैक करवाया, खुद ही हमला करवा के पाकिस्तान कह कि वो बिहार में होने वाले इलेक्शन में जीतना चाह रहा है। आप कहोगे इसका सबूत किधर है? हम कहेंगे आपके पास किधर सबूत है कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया? लेकिन फिर भी हमारे पास कम से कम फैक्ट्स तो हैं। और वो फैक्ट्स क्या है कि जब भी मोदी की हुकूमत होती है या फिर इलेक्शन होने वाले होते हैं, तब ही सिर्फ मोदी की हुकूमत में ही क्यों इतने बड़े छोटे दहशतगर्दी के हमले होते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, खुद इंडियंस मोदी से ये सवाल कर रहे हैं। आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी CAB, कभी NRC, फिर दोबारा NRC, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूँ, ना इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। You are destroying the future of this country. जब भी इस दहशतगर्द बुच्चर ऑफ गुजरात मोदी की हुकूमत होती है, तब ही हमले होते हैं। कांग्रेस की हुकूमत के वक्त ये दहशतगर्द सो रहे होते हैं या कोमा में चले जाते हैं। बीजेपी खुद दहशतगर्दों को पालता है, बनाता है, और खुद ही अपनी ही अवाम को कत्ल करवा के
मुस्लिम वर्सेस हिंदू फसाद शुरू करके वोट ले लेता है। मुझे एक बात बताओ, इंडिया में हिंदू वर्सेस मुस्लिम के फसाद करवा के ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? ध्रुव राठी साहब, आपने अपनी वीडियो के 9 मिनट से लेके 14-15 मिनट तक सिर्फ इंडियन मीडिया के आर्टिकल्स दिखा दिखा के ये पाकिस्तान में दहशतगर्दों का ठिकाना है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बस इंडियन साइड पेश की है। जबकि आप खुद कहते हैं कि इंडियन मीडिया को फॉलो मत करें, इसलिए हम फॉलो नहीं करेंगे। कि पहले जैशे मोहम्मद का 4 एकड़ पे था, अब उनका 12 एकड़ पे है। जैसे ही वो FATF से निकले, उन्होंने वहां पे रिक्रूटमेंट और डेवलपमेंट स्टार्ट कर ली। और इन सारों का सोर्स मटेरियल क्या है? द इंडियन ट्रिब्यून, द प्रिंट। मैं कल को यहाँ पे अखबार में लिखवा दूं कि जनाब दिल्ली के अंदर RSS संगठन जो है वो BLA को फंड करवा रहा है। पहले उनका जो अड्डा था वो 2 एकड़ पे था, पिछले 20 साल में वो 40 एकड़ पे हो गया है। और ये रिपोर्ट हुआ द न्यूज़ में, डॉन में। तो आप मुझे काबिल समझेंगे, जाहिल समझेंगे? यहाँ पर सवाल IMF पर भी उठता है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए $2.3 बिलियन का लोन पैकेज अप्रूव कर दिया। क्या IMF पागल है? क्या वो जानते बूझते एक टेररिस्ट स्टेट को कर्जा दे रही है? क्या पूरी दुनिया पागल है जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था? एक काम कीजिए, आप लोग जाकर दोस्तों उनके ट्विटर हैंडल को टैग कीजिए। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला जाना चाहिए। आपको तो कैंपेन चलानी पड़ती है, लेकिन आपका वजीर आजम जो एक कन्फर्म दहशतगर्द बुच्चर कसाई है, उसके खिलाफ कैंपेन नहीं चलानी पड़ती, उसे खुद ही यूरोप बैन कर देता है। यानी कि पाकिस्तान ने FATF, IMF, अमेरिका, जापान, दुनिया के सारे ममालिक को इकट्ठे बेवकूफ़ बनाए। सिर्फ एक इंडिया है जो बहुत समझदार है, जिसको उसी गेम फौरन पता चल जाती है। सॉरी, इंडिया और उनका एलाय इसराइल है। यानी कि ये 2 आई वाले मुल्क जो दोनों के दोनों फैशिस्ट डिक्टेटर्स हैं बेसिकली, बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बुग्ज रखते हैं, बुग्ज से मायनी नफरत करते हैं। वो सच बोल रहे हैं, बाकी सारी दुनिया बेवकूफ़ है। कि जब सच्चाई बयान करना कड़वा हो तो ध्रुव राठी की भी कान पे टांग जाती है। इसकी वजह यह है कि सॉफ्ट हिंदुत्वा बेचना बहुत आसान है। सच बोलना कि पहलगाम की अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है कंप्लीट। आपकी इंडियन गवर्नमेंट खुद कह रही है, हम नहीं कह रहे, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है पहलगाम की। AIMIM के नेता ओवैसी ने पाकिस्तान को इंसानियत के लिए एक खतरा बताया है। उन्होंने इस फंड को इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड कहा। माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। ध्रुव राठी साहब, कितनी हिपोक्रेसी दिखाओगे? मुझे एक बात बताओ, आप इस इंडियन मुसलमान की कितनी बातों से मुत्तफिक हो? बताओ। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। मैं इस इंडियन मुसलमान की आपको ऐसी दर्जनों बातें बता सकता हूं, ऐसे दर्जनों बयान बता सकता हूं, जिसको आपकी हुकूमत फौरन डिनाई कर देगी। वतनीयत, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। साकी ने बिना की रविश लुत्फ सितम, और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम, और तहजीब के आज़र ने तरशवाए सनम, और इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। कायदे आज़म ने 1945 या 6 में कहा था कि जो भी मुसलमान इंडिया में रह जाएंगे वो सारी उम्र अपनी देश मोहब्बत प्रूव करते रहेंगे। ये बात आज सच हो रही है। कटे पिटे लोगों को उन्हीं की बहन को भेज के उन्हीं की ऐसी की तैसी करा दी, ये कहना है एक बीजेपी के कार्यकर्ता का। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा छोड़ेगी। ये है मध्य प्रदेश के ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मिस्टर कुंवल विजय शाह साहब। तो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में ऐसा रिमार्क और इस तरह की लैंग्वेज को यूज करना जस्ट बिकॉज शी इज मुस्लिम, क्या ये सही है आपके मुताबिक? ध्रुव राठी साहब, असल सवाल पता है क्या थे? आप अक्लमंद हैं, आपको भी पता है असल सवाल क्या थे। असल एक्सपोज हो रहा था मोदी, लेकिन आपने अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए वो सवाल नहीं किए, उल्टा पाकिस्तान को दहशतगर्द ये कह के सिर्फ मोदी की हुकूमत को खुश किया है कि आपकी वो रोजी रोटी ना बंद कर दे। असल सवाल पता है क्या थे? कि पहलगाम में जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान ने करवाया है, उसका सबूत किधर है? जबकि आपका अपना इंडिया खुद
कह रहा है कि इसकी तफ्तीश अभी चल रही है, तो आपने बगैर तफ्तीश के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा के ऑपरेशन सिंदूर कर भी दिया। दूसरा सवाल जो आपको करना चाहिए था कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो गया? क्या उसने दहशत गर्दों को मारा या फिर उनके नजदीक बच्चे, औरतें और मस्जिदें दहशत गर्द हैं? तीसरा क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए था कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने फौरन इस अटैक की मजम्मत की और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया को दावत दी कि किसी भी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप तफ्तीश कर लें, अगर पाकिस्तान इस हमले में मुलव्विस नजर आता है तो हम सजा के हकदार हैं। पाकिस्तान की इस पेशकश के बावजूद आपके कन्फर्म दहशतगर्द बुच्चर ऑफ गुजरात वजीर आजम ने फिर भी एक नाकाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया? चौथा सवाल, अगर इंडिया जंग जीत रहा था तो इंडिया क्यों भीख मांगते हुए अपने अब्बू अमेरिका के पास चला गया सीज फायर के लिए? अगर वो जंग जीत रहा था that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught. पांचवा सवाल, हमेशा इलेक्शन से पहले ही दहशतगर्द क्यों एक्टिव हो जाते हैं? क्या पहले वो संन्यास ले रहे होते हैं या तपस्या कर रहे होते हैं? और हमेशा मोदी की हुकूमत में ही क्यों दहशतगर्दी के हमले होते हैं? आपने अपनी पूरी वीडियो में ना मोदी का नाम लिया और ना ही राफेल का जिक्र किया। राफेल तो दूर, आपने रा भी नहीं बोला, रा थोड़ा सा भी नहीं बोला। तो छठा सवाल आपको ये करना चाहिए था कि अगर राफेल तैयारे नहीं गिरे तो उसकी मार्केट क्यों गिर गई? अगर राफेल तैयारे नहीं गिरे तो ये इंडियन फौज के चेहरे क्यों गिरे हुए हैं? सातवां सवाल जो आपको पूछना चाहिए था कि बड़ी बड़ी बड़के मारी जा रही थी मीडिया के जरिए, मोदी के जरिए, लोगों के जरिए, इंडिया के जरिए कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन खुद ही सबक सीख के पीछे हट गए। अंकल डोनाल्ड ट्रंप प्लीज सीज फायर करा दो, हमें मार पड़ रही है। ने बुलाया? मजनू क्या कर रहे हो तुम? घुंगरू जी मेरे को मालूम नहीं था कि आपके पहचान का पहचान के दोस्त है मेरे। फिर तो ये हमारे माँ बाप हुए। मिस्टेक हो गया सर, आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात है, आप फरिश्ता है सर। आठवां और आखिरी सवाल आपको अपनी वीडियो में ये पूछना चाहिए था कि मोदी जो कि एक कन्फर्म मुसलमानों का दुश्मन और कसाई है, जो वजीर आजम बनने से पहले दूसरे मुमालिक में बैन था अपनी दहशतगर्दी की वजह से, उसी कन्फर्म दहशतगर्द को इंडियन अवाम जानते बूझते 2014 से लेके अब तक क्यों वजीर आजम बनाती आ रही है? मोदी जी, आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं बीजेपी वाले कि आपके आरएसएस है कोई? हमने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता, लेकिन ये भी तो झूठ है। आपका हिंदुत्व का नारा था जिससे कि आपकी लोकसभा में 2 सीट 84 में आई थी, वहां से बढ़ के आप लोग बढ़ते बढ़ते 1998 में सरकार बनाने के मुकाम तक पहुंच गए। अब आपका हिंदुत्व का नारा भी फेल कर गया। इस इलेक्शन में आपने फिर एक इलेक्शन गिमिक के तौर पे वंदे मातरम और सरस्वती वंदना की बात करी, लेकिन लोग समझ गए कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए इलेक्शन टाइम पे एक सेंटिमेंटल इशू को उठाते हैं। हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। आपका आर्टिकल ऑफ फेथ है हिंदुत्व, तो ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आता है तभी आपकी फेथ एकाएक उजागर हो जाती है? मोदी जी आए उससे बहुत अच्छे दिन आ गए और 2024, 25, 26 तक के अखंड भारत हो जाएगा और अच्छा दिन आ जाएंगे। अखंड भारत हो जाएगा, अखंड भारत चाहते 25 करोड़ हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो तो तुमसे समझते नहीं है। जब अखंड भारत तुम लोग बना लोगे तो 25 करोड़ पाकिस्तान के, 25 करोड़ अफगानिस्तान के और 25 करोड़ बर्मा के आ जाएंगे, 125 करोड़ आ जाएंगे। तुम तो 80 करोड़ है लुंगी लेकर के भागोगे, तब क्या करोगे? सब बाथरूम का पानी है भाई, टॉयलेट का, वहाँ टॉयलेट यूज होता है, यहाँ पानी आया और इसमें किस तरीके से लोग हड़बड़ा के आ रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है, सुप्रीम कोर्ट का वाणी है।
अब आपकी बात को समझने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा एक दिन। अब हम आते हैं एक और एलिगेशन जो उन्होंने लगाई, और ये मेरे नज़दीक सबसे मज़ेदार थी। मैंने इसको सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। उसकी वजह यह है कि जब ये तड़पते हैं, जब ये उछलते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ध्रुव राठी ने फरमाया कि लश्कर तैयबा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ड्रग ट्रेड ऑफ हेरोइन इन इंडिया के लिए। अब ध्रुव राठी को छोटा बच्चा तो है नहीं कि उसको समझना है ड्रग ट्रेड ऑपरेट कैसे होता है। उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा अफगानिस्तान से ड्रग्स उठाती है, यानी कि अहले हदीस, लश्कर तैयबा अहले हदीस है। एक अहले हदीस ग्रुप एक हनफी ग्रुप से ड्रग्स उठाता है, वो मेन लैंड शिया ईरान में लेके जाता है, वहाँ से वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से वो इंडिया आते हैं। यानी कि अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया मिल के इंडिया में ड्रग्स ला रहे हैं। तो पहली सर्जिकल स्ट्राइक आपको करनी चाहिए थी अडानी पे, क्योंकि अडानी के पोर्ट से वो ड्रग आता है। दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक आपको करनी चाहिए थी अफगानिस्तान पे, क्योंकि वहाँ वो प्रोड्यूस होते हैं। और तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक आपको करनी चाहिए थी ईरान के ऊपर, क्योंकि वो सप्लाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तो चौथे नंबर पे आता है। असल में यहाँ पे ध्रुव राठी जैसे लोगों की एक सच्चाई सामने आती है कि ये ऊपर से तो ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम्स की बात कर सकते हैं, लेकिन इनके दिलों के अंदर बेसिकली एक ज़ायनिस्ट छुपा होता है कि जनाब क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, लिहाजा गाज़ा के लोगों का कत्लेआम जायज़ हो गया। ये वो लॉजिक प्रेजेंट कर रहा है जब उसने कहा कि पाकिस्तान की सिविलियन कैजुअलिटीज हमने मिनिमाइज़ की, यानी कि उनका सिविलियन मरे तो वो सिविलियन, हमारा सिविलियन मरे तो वो सिविलियन नहीं। आखिर पे दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि एकता में ही भलाई है और एकता में ही ताकत है। इन दहशतगर्दों के मंसूबे को नाकाम करें। हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई मत करें। भले ही हिंदुओं के दिलों में एक नासूर है, भारत माता के टुकड़े होने का दुख है, दर्द है, लेकिन वो मत करें, बल्कि एकता होके मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा धंधा बंद मत होने दें। और मोदी से गुजारिश करें कि प्लीज आपने पाकिस्तान के चैनल्स तो बैन कर दिए, लेकिन ध्रुव राठी एक फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाला बंदा है, आप उसे बैन मत करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली होंगी। अगर मजीद आपने आंखें अपनी खोलनी हैं तो बदला ब्रदर के ये एपिसोड 7 को जाके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा।